प्रथम पीयूसी के सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका बहुत विश्वास था, इसलिए वो खुद दवाई तैयार करते थे। किसी से जड़ी बूटियां लाकर दवाई तैयार करते थे और दवाई कूटने के लिए एक खरल होती है, पत्थर की खूंटी, उससे कूटने में जब वो कूटते थे, दवाई कूटते थे तो ऐसा सुमधुर ध्वनि सुनाई देती थी कि सबको अच्छा लगता था। और उन औषधियों पर अगर कोई भी रोग है तो उसके लिए चिकित्सा कैसे दिया जाए, उस पर एक डाउट है तो संदेह आया है तो वो लाहौर और कलकत्ते जाते थे, वहाँ के प्रसिद्ध वैद्यों से उनकी मुलाकात भी होती थी। उनसे वार्तालाप करने के बाद वो क्या करना है उसके बारे में सोचते थे। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। अंग्रेजी डिग्री मतलब BA नामक अंग्रेजी डिग्री के अधिपति मतलब स्वामी होने पर भी अंग्रेज़ों के जो विचार है, उनकी सभ्यता और संस्कृति है, उसका पालन नहीं करते थे, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ही वो मानते थे और अंग्रेज़ों की जो सभ्यता है उसको बहुत तीखे स्वर में निंदा और तिरस्कार भी करते थे। ऐसा करने से क्या होता है, गांव में उनका सम्मान बढ़ रहा था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते थे। सम्मिलित होना, शामिल होना और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। श्रीकंठ BA नामक अंग्रेजी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी अंग्रेज़ों का अंधानुकरण करना नहीं चाहते थे, पाश्चात्य सभ्यता का पालन करना नहीं चाहते थे, बल्कि बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार भी करते थे। इसलिए गांव के सभी लोग उसे बहुत आदर करते थे। ऐसे कि दशहरे के दिनों में बहुत उत्साह के साथ रामलीला में वो शामिल होते थे और उस कोई ना कोई नाटक में वो स्वयं एक पात्र लेकर पाठ कर लेते थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर गौरीपुर में रामलीला का जन्मदाता वही है और हमेशा प्राचीन हिंदू सभ्यता मतलब भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, आचार विचार, खान पान, रहन सहन है, उसके बारे में हमेशा बोलते रहना, उसका गुणगान करना श्रीकंठ सिंह का काम था। और ऐसा माना जाता है कि ये उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग भी थी। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। सम्मिलित कुटुंब, संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, एकमात्र केवल उपासक मतलब आराधक। वो मानते थे कि व्यक्ति को जीना है तो सम्मिलित परिवार में ही जीवन व्यापन करना चाहिए। सम्मिलित परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका आपसी रिश्ता जो है बहुत गहरा होता है। परंतु आजकल स्त्रियां क्या करती है, सम्मिलित परिवार में रहना पसंद नहीं करती और आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, अरुचि मतलब अच्छा न लगना, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। वो तो सम्मिलित परिवार के उपासक थे। संयुक्त परिवार ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, अविभक्त कुटुंब, ऐसे परिवार में रहना चाहिए। ऐसे परिवार में रहने से क्या होता है,
परिवार के सदस्यों के बीच जो आपसी रिश्ता है वो बहुत बढ़ जाती है और प्यार भी बढ़ती है। परंतु आजकल जो स्त्रियां ऐसा चाहती है कि शादी के बाद पति अलग घर में रहे और माँ बाप के साथ न रहे, इसलिए ऐसे जो विचार है इसे श्रीकंठ बहुत तीखे स्वर में उसकी निंदा करते थे और ऐसा समझते थे कि ये जो विचार स्त्रियों के मन में आता है वो एक जाति के लिए, जाति मतलब कैस्ट नहीं है यहाँ पर, समाज, समुदाय, और समाज के लिए बहुत हानिकारक है। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। ललनाएं मतलब स्त्रियां, निंदक मतलब निंदा करने वाली। श्रीकंठ प्राचीन हिंदू सभ्यता का पालन करते थे, उसे महत्व देते थे, गौरव भी करते थे और सम्मिलित परिवार में रहना ही मनुष्य का परम धर्म होना चाहिए। इससे हमारी प्राचीन हिंदू सभ्यता को हम बचा सकते हैं और उसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये उनका विचार था। परंतु ये स्त्रियां उसे नहीं मानती थी। गांव के हर एक स्त्री को ऐसा लगता था कि श्रीकंठ हमारे शत्रु हैं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझ, स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। गांव की कुछ स्त्रियां श्रीकंठ सिंह के इस विचार के कारण उन्हें अपना शत्रु समझने में संकोच न करती थी। श्रीकंठ के पत्नी आनंदी को भी इस विचार में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी का विचार यह था कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ, भाई की, पति का भाई उसे जेठ कहते हैं, उसकी जो पत्नी है उसे जेठानी कहते हैं, आदि से घृणा मतलब द्वेष, नफरत। आनंदी को अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा की भावना नहीं थी, परंतु उसका विचार ये था कि संयुक्त परिवार में सब कुछ सहने पर भी, अपमानित होने पर भी परिवार के साथ उसका निर्वाह पालन न हो सके, मतलब परिवार के लोगों के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन मतलब आगे आने वाली दिन नहीं है, दिन ब दिन होने वाली झगड़ा, कलह मतलब झगड़ा, उससे जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। वो ऐसा मानती थी कि उसे सास ससुर, देवर, जेठ से घृणा नहीं थी। वो ऐसा मानती थी कि घर में इतना सहन करने पर भी दिन ब दिन झगड़ा बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा, सबकी जो चैन खो जाएगी। चैन खोकर जीने के बजाय शांति से जीना चाहिए। इसलिए वो क्या करती है, ऐसा कहती है कि दिन ब दिन झगड़ा करने के बजाय शांति से जीना चाहिए, इसलिए हमें अलग घर बसाना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर झगड़ा ही नहीं हुआ तो क्या होता है, वो सुधर जाएगी और वहाँ पर परिवार के सदस्यों के साथ प्यार भरा रिश्ता निभाएगी। अभी आनंदी के बारे में हम बताते हैं, वो नेक्स्ट पैरा में है। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी।
उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तल्लुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते और बाज, बहरी, शिकरे, जाट फानूस, ऑनररी मैजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तल्लुकेदार के भोग्य पदार्थ है, यहाँ सभी विद्यमान थे। उसका नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और दैव योग से सबकी सब जीवित रहीं। रियासत मतलब प्रोविंस, प्रांत, तल्लुकेदार, टैक्स कलेक्टर, विशाल भवन, एक राजमहल के जैसा था उसका घर, एक हाथी थे, 3 कुत्ते थे, बाज, बहरी, शिकरे, जाट फानूस मतलब शो लाइट, शिकरे मतलब बाज से छोटा एक शिकारी पक्षी अर्थ में दिया गया है। बहरी मतलब बाज जैसा एक शिकारी पक्षी, किड़गा। ऑनररी मैजिस्ट्रेटी और ऋण, सरकार के द्वारा दिया हुआ एहसान, उसे ऋण कहते हैं। एक तल्लुकेदार को उस समय ब्रिटिशों के शासन के समय दिया जाता था उपहार के रूप में, उसे ऋण कहते हैं। ऑनररी, रेस्पेक्टेड, जो एक प्रतिष्ठित तल्लुकेदार के भोग्य पदार्थ है। ब्रिटिशों के ज़माने में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियोजित एक कर लेने वाला अधिकारी है तल्लुकेदार। कौन है? आनंदी के पिता भूप सिंह। सरकार द्वारा मकान भी दिया गया है और उसके साथ साथ ये भोग्य पदार्थ भी दिए हुए हैं। भोग्य पदार्थ मतलब विलासी जो पदार्थ, सभी विद्यमान थे, सभी वहाँ पर थे। उनका नाम भूप सिंह था। बड़े उदार चित्त थे और प्रतिभाशाली पुरुष थे। उनका मन बहुत विशाल था और सबकी सहायता भी करते थे, साथ ही साथ वो प्रतिभाशाली भी थे। वो चाहते थे कि एक लड़का पैदा हो जाए, परंतु दुर्भाग्य से एक लड़का भी न हुआ था। 7 लड़कियां हुई। दैव योग से मतलब भगवान की कृपा से सबकी सब जीवित रही। प्राचीन काल में बहुत सारे बच्चे जो पैदा होते हैं और छोटे उम्र में वो मर जाते हैं। अगर किसी रोग का शिकार होते तो समय पर औषधि न मिली तो, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। आनंदी बड़े घर की बेटी है, तो 7 लड़कियों में आनंदी चौथी है। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए। 15-20 हजार रुपयों का खर्च सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। उमंग मतलब लिखिए उत्साह। ब्याह, विवाह, दिल खोलकर करना, इसका अर्थ ये है कि ज्यादा पैसा खर्च करके शादी करना। खर्च मतलब ऋण, लोन, साला। आंखें खुली मतलब आंखें खुलना, एक मुहावरा है जागना। उसे स्मरण आया कि और भी 4 लड़कियों की शादी होनी है। पहले वो चाहते थे कि एक लड़का हो जाए, परंतु लड़का नहीं हुआ। 7 लड़कियां हुई, सबकी सब जीवित रही।
तो 7 लड़कियों की पिता है वो, सोचता है क्या करना है। तो इतना पैसा था तो 3 बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से कर ली। और उसके बाद उसे पता चला कि जब 15-20 हज़ार रुपये का कर्ज सिर पर आ गया तो उसे पता चला कि हाँ और भी 4 लड़कियों की शादी करनी है। आनंदी तो चौथी लड़की थी। बहनों की शादी होने के बाद पिता के सिर पर शादी का बोझ आया तो आनंदी सोचती है जैसे वैसे कुछ भी हो जाए, पिता जिससे शादी करने के लिए कहते हैं करना है। इसलिए वो अमीर खानदान के बारे में नहीं सोचती थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। चौथी लड़की थी वो, सभी बहनों से बहुत रूपवती, साथ ही साथ गुणवती भी थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। आनंदी बहुत सुंदर थी और साथ ही साथ बहुत अच्छे गुण वाली थी, इसलिए उनके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। तब लेखक कहते हैं सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। सुंदर संतान को आजकल माँ बाप ऐसा भेदभाव नहीं करते, चाहे बच्चा सुंदर हो या कुरूप, बच्चों की देखभाल करना, उन्हें प्यार देना माँ बाप का कर्तव्य बनता है, उसे ज़रूर निभाते हैं। प्राचीन काल में इतने सारे बच्चे थे तो गरीब माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर बेटी बहुत सुंदर है तो उसकी शादी आसानी से हो जाती है, थोड़ा बहुत कुरूप है तो नहीं, ऐसा उसे बहुत दहेज देना पड़ता है, ऐसा सब सोचते थे, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा होगा। परंतु आप बुरा मत मानिए, आज के माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। आनंदी बहुत रूपवती और गुणवती थी, तो ठाकुर साहब भूप सिंह ये चाहते थे कि बहुत मुसीबत में थे कि आनंदी का विवाह किससे करे, किस खानदान से करे, और अगर मैं अमीर खानदान का लड़का ढूंढ निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, अभी 20-30 हज़ार का खर्चा मेरे सिर पर है, तो ये बोझ, शादी का बोझ और भी बढ़ जाएगा। और एक साधारण सी मध्यवर्गीय परिवार के लड़के से शादी कराना उनके मन को पसंद नहीं था, और अगर ये भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि बेटी की शादी ठीक से नहीं कर पाया, मुझे अपने आप को भाग्यहीन समझना पड़ेगा, इस बात को भी वो स्वीकार करना नहीं चाहते थे। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए, रीझना प्रसन्न होना, और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। एक दिन श्रीकंठ किसी चंदा मांगने आए थे, चंदा डोनेशन, नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह को उनका गुण स्वभाव बहुत अच्छा लगा, उनके स्वभाव से प्रसन्न हुए और बहुत धूमधाम से
श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी के साथ हो गया। ಬೇನಿ ಮಾಧವ್ ಸಿಂಹನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ BA ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಮೂರ್ಖ ಮತ್ತು ಅವನು ಅವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಾಲು ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹನಿಗೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಔಷಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದ. ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವತ್ತು BA ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಗೌರವ ಅವತ್ತು BA ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ BA ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಒಂದು ಅಂಧಾನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸ್ವತಃ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಆರಾಧಕನಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ದಸರಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಾನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗೌರಿಪುರ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹನೇ ಈ ರಾಮಲೀಲಾದ ಜನ್ಮದಾತನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದರ ಆರಾಧಕನೂ ಆಗಿದ್ದ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಲೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೆದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಬೆಳೀತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾದವಳು ಆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಭಾಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಪ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಾಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹನನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಆನಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನಾದಿನಿ ಮೈದುನ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಹಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಅವಳದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆನಂದಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆತನದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಅವಳ ತಂದೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆನಂದಿಯ ಮನೆ ಕೂಡ ಅರಮನೆಯ ಹಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಆನೆ, 3 ನಾಯಿ, ಗಿಡುಗನಂತಿರುವಂಥ ಬೇಟೆಗಾರ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ರು. ಜಾಡ್ ಫಾನೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೋ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ
ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಋಣ, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರ ಹೆಸರು ಭೂಪಸಿಂಹ. ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದಾದರೂ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರು, ಆದರೆ 7 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಅವರ ಮಡಿಲು ತುಂಬಿದ್ರು. ಮೊದಲು ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 3 ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ 15-20 ಸಾವಿರ ಸಾಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಆನಂದಿ 4ನೇವಳಾಗಿದ್ಲು, ಅವಳ ವಿವಾಹ ಮಾಡಬೇಕು. ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗಿಂತ ಅವಳು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲು ಮತ್ತು ಗುಣವತಿ ಆಗಿದ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಕೂಡ ಆ ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭೂಪಸಿಂಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮಗಳ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಇವಳನ್ನು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಿ. ಆಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದ ಅಸಹಾಯಕ ತಂದೆ ನಾನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ ಯಾವುದೋ ಚಂದ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ ಭೂಪಸಿಂಹನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆನಂದಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹರ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದ.